गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमने मेजर कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया था विद सम एग्जांपल्स, जिसके वजह से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और वो क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो मेजरली जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको उस दिन उस वीडियो में बता दी थी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेजर कॉन्सेप्ट्स को ही पकड़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के कैसे करते हैं वो बताऊंगा। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में भी बोला था कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि मैं आपके मैथ्स में कितने स्कोर करा दूंगा, बट मैं इस चीज की गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे यू विल गेट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट द चैप्टर। आपका जो चैप्टर है यू विल गेट, मतलब इस चीज का आप पूरा कॉन्सेप्ट को कवर कर पाएंगे। और जब वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तो मैं इस चीज की भी गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आएगा उस कॉन्सेप्ट से बाहर का नहीं होगा। इफ यू हैव पेड अटेंशन, आपने अटेंशन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को भी कर ले जाएंगे। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो मैं चैप्टर के वीडियोस बना रहा हूँ वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप अगर उसको बेसिक से ही बताया जाएगा कि आपकी कोई भी चीज छूटे ना, तो आप सिर्फ मेरे को अपना कुछ समय दीजिए, जिसके वजह से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं रह जाएगा, कोई भी बेसिक चीज आपकी अधूरी नहीं रह जाएगी जो आपके चैप्टर में यूज होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10। अब उसका हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम वही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसने लीनियर दे लिया उनको पता होगा, नहीं। We will go through every detailing about the chapter। छोटी छोटी सी बात का भी हम ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी बात हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल चैप्टर की मीनिंग क्या है वो बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक नाम है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम किस वजह से पड़ा, वो इक्वेशन जो क्या है क्वाड्रेटिक है। मतलब क्वाड्रेटिक मीनिंग सबसे पहले हमको क्या पता करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया था लीनियर इक्वेशन, उसका नेक्स्ट अपडेटेड पार्ट मैंने बताया है। नेक्स्ट पार्ट जो था वो था क्वाड्रेटिक मींस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिग्री। अब डिग्री आई है तो मतलब हमारे डिग्री के बारे में क्या बताया था कि जो हाईएस्ट पावर है, क्या है, जो हाईएस्ट पावर है किसकी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब जो हमारी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हमारी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री वो कितनी होनी चाहिए, वो हमेशा होनी चाहिए 2। तो अगर कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वेरिएबल वो वैल्यू जो कि क्या होती है, या तो चेंज हो या वेरी करे, दोनों बात एक ही है। वेरी करती हो या चेंज होती हो उनको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो हम लोगों ने बात की थी एक्स, वाई, जेड, ए, बी। जो चीजें आप लोग लेट करते हैं, मैंने बताया था कि जो चीजें आप लेट करेंगे वो हमेशा किस में आ जाएगा, वेरिएबल्स में आ जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं होती हैं, एक ही नहीं रहती है, दे चेंजेस अकॉर्डिंगली, चेंज करती रहती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको वेरिएबल बोला। और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इन वन वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, बट इसको भी आप अंडरस्टूड करिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम वेरिएबल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज एक्स। मेजरली जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, so we will take one variable as a variable in this equation, quadratic equation। तो हम उसकी पावर को चेक करेंगे, तो उसकी पावर हमेशा क्या रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब 2 तो रहना ही रहना चाहिए, ये कंपल्सरी है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्वाड्रेटिक क्या है, वेरिएबल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम यही से समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी जो हमारी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या नहीं होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहता है इन वन वेरिएबल वो रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इक्वेशन है, मैंने लास्ट टाइम बताया था LHS और RHS दोनों रहेंगे तभी इक्वेशन बनता है। इफ LHS और RHS नहीं रहेंगे तो फिर वो इक्वेशन नहीं है, वो स्टेटमेंट बन जाएगा सिंपल सा। सो इट इज एन इक्वेशन इक्वल्स टू का साइन है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहता है वो क्या रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे जो मैंने यहाँ पे बात बोली कि वेरिएबल कितना रहेगा, ओनली वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल रहेगा, वन वेरिएबल रहेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे देखो x स्क्वायर x है, तो ये हमारे जो वेरिएबल है वो क्या है x है। क्लियर हुआ, वेरिएबल हमारा क्या है सिंगल है x। बट अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं तो हाईएस्ट पावर मेरी क्या बन जाएगी x स्क्वायर, मतलब 2 पावर है हमारी यहाँ पे x के पास, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, तो हमारी डिग्री 2 हो गई है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोएफिशिएंट x स्क्वायर का a है, कोएफिशिएंट x का b है और कांस्टेंट हमारा क्या रहेगा c रहेगा। तो इस बेसिस पे अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ या क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x स्क्वायर तो क्या इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है उससे तो ये मैच नहीं हो रहा है, इसमें तो सिर्फ ax स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, बाकी bx प्लस c तो आ ही नहीं रहा है। तो यहां से हमको क्लियरिटी मिलती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होता है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मुझे क्या देखना है, हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए। ये बोला है 2 से कम को नहीं देखना है, 2 से ज्यादा को नहीं देखना है, 2 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। 2 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है हाईएस्ट पावर डिग्री 2 से ज्यादा होगी तो वो भी इनवैलिड हो गया। 2 से कम वाले अगर नहीं है पर 2 है तो वो वैलिड रहेगा। क्लियर हुआ, ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम वालों पे ध्यान नहीं देना है, 2 मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन का क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और उसके बेसिस पे मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके बताऊं कि इक्वेशन अगर देखी जाए तो कैसी बन रही है 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे क्या कहते हैं कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट मैंने 0 मान लिया, कोफिशिएंट 0 रख दिया तो ये टर्म भी 0 बन गया, कांस्टेंट भी 0 हो गया इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के सिमिलैरिटी में आ गई है कि नहीं आ गई है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मेरे पास ax स्क्वायर है x स्क्वायर है तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि क्या b तो 0 हो सकता है, b क्या है a b c जो तीनों है वो क्या बिलोंग करेंगे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। कहां बिलोंग करेंगे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। बट a जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है 0 नहीं हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर आपने b और c को तो 0 करके दिखा दिया बट a 0 क्यों नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है ना, a अगर 0 हो गया मेरा तो हमेशा जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा सिंपल 0 हो जाएगा। क्योंकि हम किसी भी नंबर वेरिएबल का या किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो वो पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर इसका कोएफिशिएंट मैं 0 रख देता a स्क्वायर a अगर मैं 0 रख देता तो x स्क्वायर मेरा सिंपल क्या हो जाता 0 बन जाता अपना। तो उसी वजह से a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं। तो सिंपल ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से आप ले सकते हैं जहां से आपको b और c का भी क्या मिल जाएगा वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सिर्फ अभी जनरल कॉन्सेप्ट तक इसके बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसको स्किप करना है, इसको मिस करना, ये सिंपल देखिए ये आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से नहीं है। मतलब ये नहीं आएगा कि ये आ सकता है कि हाँ डिग्री क्या है वेरिएबल कौन सा है ये पूछा जा सकता है। बट मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत
जो क्लासेस होती हैं जो या फिर क्या कहते हैं टीचर्स होते हैं वो इसको मिस आउट करते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि वो सीधा क्वेश्चन की तरफ रन करते हैं। बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर है उसमें थ्योरी तो आना नहीं है, दैट ऑल पूरा जो बेस्ड रहेगा, जो पूरा बेस्ड है वो किस पे है, क्वेश्चंस पे बेस्ड है। जस्ट कम एंड जस्ट टेल अबाउट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल वर्ड्स में, और अपना सिंपल क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। बट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब ये ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, a कैन नॉट बी 0, ये कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के दे दूं 0x² + 0x + 0 = 0, तो आप कहोगे सर हाउ दैट कैन बी पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे पूछूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मेजरली क्या करेंगे, आंख बंद करके सीधा सीधा क्या लगा देंगे, सर x² मुझको तो दिख रहा है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट आपको ध्यान देना है कि इसके साथ 0 है, 0 इफ देयर इज अ 0 विद a अगर 0 है विद x², तो वो पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा ना। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर मैं x³ लगा देता, अब मैं यहाँ पे लिखूं x³ + 3x = 0, 3x² = 0, तो फिर वही सवाल कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप क्या देखोगे, सर x² जो है, आपने तो बोला था कि जो वेरिएबल है उसका x² होना चाहिए, बट ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं चेक करूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने से पहले मुझे हाईएस्ट डिग्री चेक करनी पड़ेगी, और हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या होगी, 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा एक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट जो कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में क्लियरिटी होगी। तो किसी को अगर नोट करना हो तो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। मैं वीडियो में पहले बताना भूल रहा हूँ 2-3 वक्त से, बट यू गाइस जस्ट टेक आउट योर कॉपीज, नोट्स निकालो अपने, जहाँ पे भी लिखते हो ये जरूर लिखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, x², ये सारी चीजें ये लिखना बहुत जरूरी है। सो यू जस्ट कॉपी दैट आउट, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करो, बट यू हैव टू नोट दीस थिंग्स आउट, इनको नोट जरूर करना। ओके, क्लियर। तो जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं। या फिर बहुत बार आपको मिलेगा रूट, आपको बहुत बार मिलेगा जीरोस, आपको बहुत बार मिलेगा सॉल्यूशंस। तो ये सारे वर्ड्स एक ही चीज के लिए हैं, वो क्या है कि कोई भी चीज, सिंपल मैं अभी लिख के बताता हूँ। रूट आ गया वर्ड, रूट्स क्या होते हैं, जीरोस आ गए कि जीरोस क्या होते हैं, या फिर सॉल्यूशन आ गया कि व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, एक ही है। मेजरली जो वर्ड यूज करते हैं दे यूज जीरोस, कहीं कहीं रूट भी बोल देते हैं, कहीं कहीं सॉल्यूशन भी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। अब ये क्या होती है उन पे हम बात कर लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, दीज आर द टर्म्स, या वो कह लो कि ये वो वैल्यूज हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई मीन चेक करता हूं मैं यहाँ पे, वो वैल्यूज किसकी, वेरिएबल की। ये वर्ड याद रखना, किसकी वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज। ओके, सो लेट्स चेक। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या बताया था कि ax² + bx + c = 0। तो मैंने ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको अगर मुझे सेटिस्फाई करना है तो दैट मींस कि मुझे LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। हमको क्या करना है, LHS जो रहेगा वो हमको हमेशा बराबर करना पड़ेगा किसके, RHS में। और वो कैसे होगा कि जो मेरी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर हो जाए। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो मुझे वो वैल्यू ढूंढनी है जो वेरिएबल की हो और इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब =0 कर दे। तो वो जो वैल्यूज आएंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रूट जीरोस या फिर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट जीरोस या फिर सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मान के चलिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं x² + 3x + 2 = 0। अब मैंने ये इक्वेशन ले लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ कोर्स है x² + 3x + 2, हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है,
वेरिएबल के साथ इसका कोएफिशिएंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a is equals to 1, b is equals to 3 and c is equals to 2। सबकी वैल्यूज मेरे को मिल गई। a किसका कोएफिशिएंट x का, तो a के कोएफिशिएंट क्या होगा 1, b किसका कोएफिशिएंट, सॉरी a किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो क्या हो गया 1, b किसका कोएफिशिएंट है x का, तो कोएफिशिएंट कितना हो गया 3 और c हमारा सिंपल है कांस्टेंट, तो कितना है 2। अब इसको अगर मुझे सेटिस्फाई करना है तो मुझे इसके x की वैल्यू कुछ निकालनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर आप यहां से ध्यान दें तो क्या ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन किसी बेसिस पे, उसको निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, तो मैं उसमें भी चलूंगा, मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स एंड जीरोस ऑफ द क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर ये a b c कॉन्स्टेंट वेरिएबल की कोएफिशिएंट के साथ अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, फॉर एग्जांपल ये तो लिखा ही हुआ है, मुझे किसका इसका इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मिल जाएगी तो x स्क्वायर निकल आएगा, x का वैल्यू तो निकल ही आया, तो उसके बाद ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जा रही है तो ये क्या बन जाएगा, वो नंबर उसमें क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, 0 बन जाएगा या फिर रूट बन जाएगा, तीनों ही बातें हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है वो क्या है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 0 या फिर रूट या फिर सॉल्यूशन है वो कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2। कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2, मतलब 2 ही होंगे। क्लियर हुआ, 2 तो होंगे ही होंगे, याद रखेंगे इस बात को। क्लियर हुआ, तो 2 होते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो इस इक्वेशन का भी 0 से निकलेंगे वो कितने होंगे, 2 से ज्यादा निकलेंगे। क्लियर हुआ, तो सॉरी माइनस से कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं निकल सकते हैं, याद रखेंगे इस बात को। कितने होंगे इसके सॉल्यूशन, 0 या फिर 2। क्लियर हुआ, तो इस टाइप से हमारे जीरोस के बारे में बात होगी। अब हमारे जीरो जो होते हैं वो रियल हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट वर्ड यूज करिए आप लोग, डिस्टिंक्ट में अगर कंफ्यूजन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट और फिर क्या आ जाएगा, अनरियल या फिर इमेजिनरी, क्या आ जाएगा, अनरियल या फिर इमेजिनरी। तो ये 3 टाइप के ही रूट एंड सॉल्यूशन बनेंगे, रूट जीरोस एंड सॉल्यूशन बनेंगे। अब उस पर आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से निकाला जाता है, उस पर बात करेंगे कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ कहानी थी रूट की, जीरोस की, जो बहुत बार कंफ्यूज होता है। क्लियर हुआ, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि जीरोस क्या होते हैं, क्या क्या होता है, उस तरीके से। अगर मैं यहाँ से अभी वैल्यूज इसको सॉल्व करूंगा, अभी मेथड के बेसिस पे इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि जीरोस और आपका क्या कहते हैं सॉल्यूशन या रूट आपका कैसे निकाला जाता है। क्लियर हुआ, तो इस चीज को भी आप स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके मेथड्स को बात करें। हाँ, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जीरो रूट और सॉल्यूशन कैसे, मतलब क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़ने जाएंगे क्या होता है, कितने होते हैं और क्या वर्क करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। किस टाइप के होते हैं, नेचर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं, इनके बारे में भी अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके सॉल्यूशन, जीरोस और रूट उसके क्या होते हैं। तीनों बातें एक ही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में आपको जीरोस भी मिल सकता है, रूट्स भी मिल सकते हैं एंड व्हाट वी से हमको सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दोस थिंग्स। हमने यहाँ पे अभी तक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बेसिस पे ये था। अब हम लोग फाइंड करने के मेथड में आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना बड़ा चैप्टर है नहीं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, बट वो जो क्वेश्चंस उसके बनते हैं दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जिसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड द व्हाट वी से दैट रूट जीरोस एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके दो मेथड होते हैं, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ जीरोस, फाइंडिंग जीरोस, फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो उसके दो मेथड हैं,
कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं मेजर। 2 मेथड होते हैं मेजरली, उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे अभी और दोनों मेथड्स को क्लियर करेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक मेथड होता है इसका, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, जो मिडिल टर्म होता है उसको क्या कर देना? स्प्लिट कर देना। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आ गया या फैक्टराइजेशन मेथड आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना। मेथड में आपको मेंशन कर देता हूं मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दोनों मेथड एक ही है। फैक्टराइजेशन मेथड जब हो जाएगा तभी आपको उसके फैक्टर्स निकाल के उसको उसके रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसी को ही बोलते हैं, फैक्टराइजेशन को। एक ही होता है। दूसरा जो इसका मेथड होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ये मेथड फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजरली ये तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा कॉन्सेप्चुअल के बेसिस पे, बट दिस पार्ट आपको अभी न्यूली मिलेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वी विल गेट वन बाय वन कि क्या होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो ये दो तरीके से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको क्या निकालना पड़ता है? हमको निकालना पड़ता है व्हाट? जीरोस निकालने पड़ते हैं और उस तरीके से वर्क करता है। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं, उसी के बेसिस पे हम लोग टर्म्स निकालेंगे। तो हम सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं x² + 5x + 6 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनको हम दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस मेथड एज वेल एज दिस मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? इसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को x² + 5x + 6 = 0, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म वाली बात चल रही है। तो इसमें हमारा मिडिल टर्म क्या है? 5x है। इसको अगर हमको सॉल्व करना है, क्या करना है? सॉल्व करना है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे ये सॉल्व होगा, स्प्लिट कैसे होगा। तो इसको हम दो ऐसी वैल्यूज में, मतलब मान लो यहाँ मैंने क्या लिखा p और q, दो ऐसी p और q वैल्यूज हमको फाइंड करनी है जिनका p और q का एडिशन करने से, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है? p और q, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान रखना। p और q का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या है? b है। क्या है? b। और b हमारा क्या है? 5 आना चाहिए। b हमारा क्या है? 5। इस चीज को याद रखिएगा। p और q को या तो प्लस करने से 5 है या फिर माइनस करने से 5 है। सॉरी। तो उसको हम किसमें? उसको हम स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करते हैं। तो वो p और q के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म हमारा क्या आना चाहिए? 5 आ जाए। बट अब इसमें हमको इस चीज का भी ध्यान देना है कि जो p और q का मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा हमेशा क्या आना चाहिए? a * c आना चाहिए। a * c, मतलब अगर हम इस इक्वेशन की हिसाब से देखें तो a हमारा कितना है? यहाँ पे अगर मैं टर्म्स लिख देता हूं तो a हमारा कितना है? 1, b हमारा कितना है? 5 और c हमारा कितना है? 6। ये याद रखना, मेजरली बहुत ही बेसिक चीजें जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोफिशिएंट लिखना, बट ये प्रैक्टिस में अगर आप रखेंगे, यू कीप इन माइंड कि अगर आप कोफिशिएंट इस तरीके से लिखेंगे तो आपके क्वेश्चंस मेजरली कहीं गलत नहीं होंगे। चाहे इस मेथड से निकालो चाहे उस मेथड से निकालो, दोनों में कोफिशिएंट का यूज है। और कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख लेना, क्योंकि अभी साइन प्रॉब्लम भी हो सकता है, राइट? अभी ये यहाँ पे तो प्लस का है तो मैंने जनरली प्लस के लिए रखा है, बट व्हाट इफ b हमारा माइनस का होता तो -5 होता। तो इस तरीके से हमको लिख लेना है एक तरीके से, तो हमारा ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो हमारा pq का मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आना चाहिए? a * c, मतलब 6। तो हमारा pq जो हो वो हमारा कितना हो? 6 हो। कितना हो? 6 हो। तो इस तरीके से हमको 5 को डिवाइड करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट होने पे 6 दे और या तो ऐड होने पे या सब्ट्रैक्ट होने पे 5 दे दो। क्लियर हो? तो
अब हम इसको जो करने का तरीका है वो बताता हूँ। तो जो मेरा प्रोडक्ट वाला नंबर होता है उसके हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो मैं फैक्टर्स निकालूंगा, तो सेकंड वाला जो बताया था वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट अलग से पढ़ेंगे, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसमें। तो 6 के फैक्टर्स सिंपल 2 3, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए कितने, 2 और 3। और 2 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और 3 ऐड होने पे 5 आता है, ये आता है। तो हमारा सिंपल, तो हमारा 3 कितना हो गया 2 और हमारा 3 कितना हो गया 3। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा जो 5x है वेरिएबल सेम एज इट इज रहेगा। तो हमारा 5x किससे बन जाएगा, 2x प्लस 3x। अब जो बाकी की चीजें बची हुई है, फॉर एग्जांपल 6 वो यहाँ रख देंगे, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 6 पर। तो हमारा जो इक्वेशन ये था वो इक्वेशन हमारा क्या आ गया है, हमारा इक्वेशन स्प्लिट होके ये आ गया है। तो जो हमारा ये 5x था ये किस फॉर्म में बन गया है, 5x को हमने स्प्लिट कर दिया है 2x में और 3x में। मेजरली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हुआ। अब देखो इनको 2x 3x 5x बन गया, ठीक है। 2 × 3 6 बन गया। तो हमारा ये वैलिड लगता है। अब हम चेक करते हैं इसका, आप निकाला कैसे जाता है। तो अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, मेरा x कॉमन, x कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस 2 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, देखो 3 कॉमन आ रहा है, मैंने कैसे 3 कॉमन लिया, तो x प्लस 2 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी होगी, क्या नोट करनी होगी कि इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है पहले ही। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि इन दोनों टर्म्स में जो ब्रैकेट में चीजें हैं वो सेम ही होनी चाहिए। सेम नहीं है तो सेम करो, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये दो टर्म्स बन गया है। जिस दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है वो क्या है, x² + 2। तो मैं अगर x² + 2 कॉमन ले लिया, मैं मान लो x² + 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा मेरा x और प्लस 3, तो x + 3 = 0। अभी हमारे दो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है, सिंपल x + 2 x + 3। इस इक्वेशन के क्या हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए। क्लियर हुआ। अभी जब फैक्टर्स निकल के आ गए हैं तो ये क्या क्या दे रखा है कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 के बराबर है। तो दोनों टर्म्स में से कोई एक 0 रहेगा, तो मैं दोनों को रख के देख लेता हूं। x + 2 = 0, तो x = क्या आ गया -2, कितना आ गया मेरा -2। और फिर मैंने रखा x + 3 = 0, तो मेरा क्या निकल के आ गया x = -3। तो मेरी दोनों टर्म्स आ गए हैं +2 और -2 और -3, दो x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई है। अब जब x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई -2 और -3, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। यहाँ पे हम रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो देने की चाहिए, बार-बार w से करूंगा, याद रखना तो इस तरीके से जीरोस बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हमारे जीरोस हैं। और जीरोस का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -3 रखोगे तो भी ये वैल्यू हमारी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने -2 रखा है यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर 4, कितना आया मेरा 4 आया, प्लस यहाँ पे क्या रखा मैंने -2, तो 5 × -2। अब यहाँ याद रखना -2 था, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेगेटिव इंटू नेगेटिव = पॉजिटिव, ये आपने इंटीजर्स में पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखना, कॉन्सेप्ट बेसिक है। क्लियर रखना कि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, गलती ना हो। तो ये हमारा 4 क्या आया, प्लस का आया, और यहाँ पे मैंने जब 5 के साथ x रखा तो यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो द वैल्यू विल कम नेगेटिव। प्लस माइनस का प्रोडक्ट हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस विल गेट -10 आ गया, कितना आ गया -10 और प्लस 6 = 0। so 6 + 4 = 10 और -10, so +10 - 10 = 0, so 0 = 0। तो यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई हो गया -2 के साथ ये इक्वेशन।
काफी हौच पौच हो गया है क्वेश्चन बोर्ड पे, बट जिसने ये स्टार्टिंग में समझा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, कैसे वैल्यूज निकली, फैक्टर्स निकले, वैल्यूज निकली, वैल्यूज निकलने के बाद कैसे वो जस्टिफाई करनी है। अब हम लोग दूसरा मेथड इसी तरीके से आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये चीजें हमारी यहाँ से आपको पता भी चल रहा है क्या है हमारे जो जीरो कैसे है, नेचर उनका कैसा है, डिस्टिंक्ट है और रियल। क्लियर हुआ? डिस्टिंक्ट है और रियल। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फाइंडिंग द zeros of quadratic equation by method splitting the middle term और factorization method, दोनों सेम बातें हैं, तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग दूसरा यहाँ जगह जाएंगे, सो वी विल मूव ऑन टू द सेकंड मेथड नेक्स्ट में। तब तक आप इसको yes you can note that, वैसे तो काफी हौच-पौच है, but you can okay take the screenshot और समझ लेना उसको भी कैसे करना है। यस, तो हम लोगों ने अभी एक मेथड पढ़ लिया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसी तरीके से आप बेस्ड ऑन दोस क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस को लगाओ उस मेथड के साथ, यू विल गेट द क्लियरिटी ऑफ दैट फॉर्मूला या व्हाट वी से मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो आप उस तरीके से करोगे तो यू विल गेट द आइडिया। ओके, तो आप सॉल्व करिए, यू प्रैक्टिस दो थिंग्स विद योर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस नहीं आए यू जस्ट कमेंट मी डाउन। और एक चीज मैंने देखा, तो जो भी चीजें आई जैसे वॉइस क्लियरेंस का कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि हाँ ओके वॉइस क्लियर नहीं है, आई विल कीप दैट इन माइंड, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्टिंग में पहला वीडियो गिरा था, अभी मेरे पास प्लेस भी नहीं है वेयर आई कैन मेक द वीडियो प्रॉपर्ली, बट जस्ट स्टार्टिंग चीज है ताकि आई लिटिल गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचिंग और मेथड्स की क्लियरिटी होने लगेगी और मेरे को बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, टीचिंग का कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। सो उस बेसिस पे स्टार्ट किया है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, जस्ट गिव मी सम एडवाइसेस है ना, जो भी आपको लगता है कि आई कैन इंप्रूव इन दोस थिंग्स। जैसे वीडियोस देख के स्किप करके मत चले जाओ कि हाँ मजा नहीं आ रहा है, कोई चीज लग रहा है कि हाँ ठीक नहीं है, यू जस्ट गिव मी दोस थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है आई कैन प्रोवाइड यू समथिंग बेटर जो कि मैं अपनी तरफ से 110% करके दे सकता हूँ। तो प्लीज जस्ट गिव मी सम सजेशन जो कि जिसको पता है, नॉलेज है, इफ दे वांटेड मी टू लर्न मोर एंड गिव देम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट एज वेल, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन दे। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। आई वांटेड द क्लास स्टूडेंट 6 to 10 वाले का बेसिक क्लियर हो जाए, फॉर एग्जांपल फॉर विच उनको ये ना हो, मैक्सिमम ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर ओवर देयर जिनको डर लगता है मैथ से, और बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, बीइंग अ मैथ लवर, एक तरीके से मैथ पसंद है मुझे, तो मुझे लगता है आई हैव नेवर अफ्रेड स्केयर्ड ऑफ मैथ, नेवर, ऐसा कोई चीज नहीं, मेरे को कभी कोई चीज नहीं आती, मेजरली हो सकता है कि आई डोंट गेट द कांसेप्ट ऑफ समथिंग, तो मैं डरता नहीं था, आई जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट, मेरे को समझ में आ रहा था सम एग्जांपल सम कांसेप्ट क्लियर हुआ, बस अपने क्वेश्चन सॉल्व किए, देन आई गॉट द प्रैक्टिस और बस बात खत्म, डर खत्म। तो वही चीज है, यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, जो भी चीजें हैं मैं आपको जितना हेल्प कर सकता हूं आई विल हेल्प यू आउट, यू शुड आल्सो हेल्प मी आउट। टीचिंग इज नॉट जस्ट अ टीचिंग, इज लर्निंग एज वेल, मैं सीख भी रहा हूं यहीं से। तो कुछ चीजें जैसे अभी ब्लैक बोर्ड वर्क है मेरा, मतलब आपको ग्रीन बोर्ड है, तो ग्रीन बोर्ड वर्क है मेरा, वो थोड़ा सा भी वो क्या कहते हैं ना, एक तरीके से व्हाट वी से सिस्टमैटिक नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि हाँ ऑल द थिंग्स कवर्ड इन द पार्ट जो भी है मेरा वो उसमें कवर हो जाए, बट मैथमेटिक्स इज दिस थिंग जो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा होता है ना, तो उसको एक बार में समराइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट जस्ट हेल्प मी आउट। ओके, मैं भी कर रहा हूं अपना ट्राई, समझते रहो तुम, तो मैं भी समझता हूं, समझिए आराम से करेंगे चीजें। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट जो कि क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज, और द्विघातांक मेथड भी बोलते हैं इसको। तो मेथड फॉर्मूला क्या होता है उसको हमेशा याद रखना, दैट इज माइनस बी स्क्वायर, नहीं माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। So this is the exact formula जो कि क्या होता है आपका
फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप वैल्यूज निकाल दो। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला एक है, वैल्यूज आपने कहीं दो आएंगी, वो कहाँ से वर्क करता है, डेल वर्क अपॉन फ्रॉम गेट। एक बार हम इसको ऐड करते हैं प्लस के साथ करेंगे, एक बार हम इसको माइनस के साथ या सब्ट्रैक्ट के साथ करेंगे, तो उस तरीके से दो वैल्यूज निकल के आती हैं। यही एक फॉर्मूला है। तो दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला जिसको आप यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज या जीरोस निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इधर पे समझने वाली है कि ये सारी चीजें तो ठीक है, इतना ही मेथड है और सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं ax² + bx + c, जहां पे a जो है हमारा वो क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है और c हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है। क्या है हमारा कांस्टेंट है। क्लियर हुआ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। अब क्लियर हुआ। तो इस चीज को हम लोग यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस, इतना याद रखेंगे। अब इसमें एक कांसेप्ट आता है फॉर वैल्यू ऑफ जीरो। ये जो टर्म है, ये जो एक इक्वेशन टाइप का है, ये इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि जो अभी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, जब मैं जीरोस के बारे में बता रहा था, आई हैव टोल्ड यू दैट जीरोस के नेचर होता है। क्या होता है? नेचर ऑफ जीरोस क्या होता है? नेचर होता है जीरोस का, वो डिपेंड करता है ऑन दिस वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसको मैं मान लेता हूं d मान के लेता हूं x ऑर्डर में d 4ac, और ये d आ गया, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इसको और धनाचार्य भी बोलते हैं। तो d इज वैल्यू d की कहां से फाइंड होती है? इस फॉर्मूले से फाइंड होती है जो इस ब्रैकेट में रखा हुआ है, राइट। अब ये d जो है ये हमारा डिसाइड करता है कि व्हाट आर द वैल्यूज कमिंग, व्हाट आर द नेचर ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, तो d अगर ग्रेटर देन 0, यही कॉन्सेप्ट बनेगा। d या तो 0 से बड़ा होगा, d या तो 0 से बराबर होगा, d या तो 0 से छोटा होगा। यही बनेगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? वैल्यूज जो आएंगे वो यही बनेगी। क्लियर हुआ? d का यहां पे जब सॉल्यूशन करोगे, b की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू रखोगे, तो जो हमारा d है वो या तो 0 से बड़ा आएगा, d या तो 0 के बराबर आएगा, d या तो 0 से छोटा आएगा। जब बड़ा आएगा तो हमारी जो वैल्यू होगी d, तो क्या होगी? रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट को भी प्रोड्यूस करना। यू कैन यूज रियल नंबर हो सकता है और कैसे होंगे अलग अलग। क्लियर हुआ? जब 0 के बराबर आएगा तो क्या आएगा? रियल एंड इक्वल। कैसे आएगा? इक्वल। अगर d हमारा 0 आ रहा है तो रियल आएगा और हमारा क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्लियर हुआ? और हमारा अगर d छोटा है तो क्या आएंगे? अनरियल मतलब इमेजिनरी नंबर आएंगे। क्लियर हुआ? इमेजिनरी So this is the concept of finding the nature of a zero. तो अगर हमको d की वैल्यू पता चलती तो हमको ये क्वेश्चन बनते हैं कि what are the nature of your zeros, what are the nature of your roots, what are the nature of your solution। तो वो नेचर बताने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? You have to find d, और d को निकालने के लिए जो मेथड होता है फॉर्मूला होता है ये, और इसको निकालना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है whenever you go and solve the question, उससे पहले ही ये निकाल लो, उससे पहले ये निकाल लो, क्योंकि एट द एंड वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ योर कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? व्हाट इज द नेचर ऑफ योर जीरोस। ठीक है, तो वो जीरो का कैसे निकालोगे तो इस चीज को बहुत ज्यादा मेमोराइज करके रखना। अब हम लोगों ने जो इक्वेशन लिया था फर्स्ट में पूरी वाली इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। हमारे यहाँ पे a क्या है? 1 है, b क्या है? हमारे यहाँ पे 5 है और c हमारा क्या है? हमारा 6। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ 5 zeros। तो नेचर हम चेक करेंगे तो व्हाट इज द फार्मूला? bx² मतलब 5 मतलब 25 माइनस 4ac मतलब 4 into minus 4 into 6 plus 1, right? 6 plus 6 into 1. So we get 25 minus 24 is equal to 1. तो ये 1 क्या हमारा? d is greater than 1। तो कैसा आना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए और क्या हो? डिफरेंट हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि हमारा d जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो d हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे क्या होंगे? रियल और डिफरेंट। यहाँ चेक किया हमने,
b ग्रेटर देन 0 मतलब रियल और डिफरेंट। तो हमारा रियल और डिफरेंट जब होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, रियल और डिफरेंट आएंगे। सिंपल, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, b की वैल्यू निकली गई है, क्या है हमारी 1। क्लियर हुआ? तो अब हमको इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब सिंपल ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो सीधा सॉल्व करो। तो पहले हम b रखेंगे -5, b हमारा 5 था तो -5 प्लस √1 अपॉन 2a मतलब 2। क्लियर हो? तो हमारे यहाँ से क्या आ गया -1 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब -4 अपॉन 2 दैट इज -2। तो हमारा एक रूट क्या है -2, एक रूट हमारा क्या है -2, सेकंड हम रखेंगे -5 माइनस √1, सो -5 -1 अपॉन 2 राइट अपॉन 2। तो हमारा क्या आ जाएगा -6 अपॉन 2 दैट इज -3। अगर आप चेक करेंगे पीछे वीडियोस में तो उसमें वीडियो में चेक करेंगे आप तो उसमें भी हमारी x की वैल्यूज क्या आएंगी, x की वैल्यूज हमारी आएंगी -2 और -3, जिसमें हम लोगों को ये सेटिस्फाई करें। तो देख लो रियल है और डिफरेंट भी है, -2 एंड -3 आर रियल एंड डिफरेंट। तो हमने दोनों मेथड से निकालना बता दिया है, d का इंपॉर्टेंस बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूले में कैसे एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस, तो उससे दो बार दो वैल्यूज निकल जाती हैं, दो रूट निकल जाते हैं सॉरी। और नेचर क्या क्या बताता है वो बता दिया। सो दीज आर द कांसेप्ट एंड होल थिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इतना अगर आपने कांसेप्ट क्लियर कर लिया यू विल गेट द क्वेश्चन एंड यू विल गेट टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अब इस बेसिस पे आप इसका चैप्टर का जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यू इफ यू वांट टू नोट दैट आउट, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड द मेजर थिंग इज, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेजरली अभी टेक्नोलॉजी हैज बीन इवॉल्व्ड एंड डेवलपमेंट हो गया है, इतनी अभी टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आ गया, अपडेशंस आ गए, क्या बहुत सारी चीजें हैं। But before those technologies, there were root methods of teaching something, right? वो जो मेथड्स होते थे पहले के, जो भी मेथड पढ़ाया जाते थे, वो मेथड मतलब रूट मेथड से पढ़ाया जाता था। तो उसमें हम लोग ब्लैक बोर्ड यूज करते थे, रिमेंबर ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर व्हाई यू आर नॉट यूजिंग स्मार्ट बोर्ड फॉर टीचिंग, क्योंकि अगर आप स्मार्ट बोर्ड यूज करेंगे तो आपको बार बार रब नहीं करना पड़ेगा, हम लोग का कॉन्सेप्ट लगातार यूज होता है, लाइव चल सकते हैं, हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो। आई एम नॉट हियर टू जस्ट गेन समथिंग, आई एम हियर टू गेन आल्सो एंड वांट टू डिलीवर आल्सो। मेरे को जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है दैट्स ओके, बट आई वांट टू डिलीवर माय सेल्फ समथिंग, आई वांट टू डिलीवर बाय माय सेल्फ टू यू गाइस, जो कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो हमारा मेमोरी पावर होता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, हम याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, राइट, वी हैव टू रिमेंबर द नंबर्स ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स एंड फॉर आवर फ्रेंड्स, सबका नंबर याद रहता था। बट नाउ मेजरली आपको मैक्सिमम एक नंबर याद होगा, 2 नंबर याद होगा, 3 नंबर याद होगा। अभी यहाँ पे मैं सीधा सीधा बात होता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे 5 नंबर्स भी बहुत से लोगों को याद नहीं होंगे। अपने अगर 5 सिम चला रहे हैं तो हो सकते हैं यहाँ तो, बट फैमिली मेंबर्स के अलावा आपका अगर कोई और फ्रेंड और रिलेटिव्स है, आपको उनके 5 नंबर भी याद नहीं होंगे। What is that? That is reducing your memorizing power. तो इसी बेसिस पे मैं मेजरली चाहता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ना लिया करें, नोट्स बनाया करें, पढ़ा करें, साथ साथ में जैसे क्लासरूम टीचिंग होता है ना, वैसे ही स्कूल आज रन क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग। इतना बच्चा स्कूल क्यों जाता है, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज एक्चुअली द मेथड ऑफ टीचिंग जो कि मेमोराइजिंग है। हाँ, आई गेट दैट पॉइंट कि मैथमेटिक्स में ये यूज हो सकता है, साइंस में आपको टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए फॉर मेमोराइजिंग थिंग्स, क्योंकि पिक्चर स्टडी से ज्यादा समझ में आता है। बट इट्स ओके, यू हैव टू स्टडी बाय द कॉन्सेप्ट, राइट। और मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स पढ़ने के लिए क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट पकड़ना है। वो कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने के लिए आपको रूट मेथड से ही पढ़ना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट करके करना है। So these are the method of this chapter. इतना ही है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं, बाइंड अप। So now it's lastly we will discuss about the type of questions, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ताकि you just get to practice some questions,
ठीक है। ये बात इसलिए करता हूँ लास्ट में ताकि आप वो क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करें। मेजरली जो क्वेश्चन बनेगा आपका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो बताना होगा। इज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, राइट। ये पहले तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे करना है। यू चेक दैट आउट। फिर सेकंड बनता है बाय यूजिंग मेथड, सॉल्व बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट। मेथड्स जिसमें आपको दोनों मेथड्स आ जाएंगे, राइट। फैक्टराइजेशन, फिर आपका आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, राइट। मैं अपनी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझना है डिस्क्रिमिनेंट या फिर फैक्टराइजेशन। थर्ड आपका आ जाएगा फाइंडिंग द नेचर, finding the nature of zeros, the roots, right? Zeros. Clear होगा? चौथा आपका आ जाएगा word problems. Word problem is the very essential part जो भी आता है और बहुत क्वेश्चन बहुत लिटरली बहुत इससे बनेगा। और इक्वेशन के बाय यूजिंग मेथड डिफरेंट मेथड इससे बनेगा। बहुत फैक्टराइजेशन से भी बनता है, मैथमेटिकल टर्म से बनता है और डिस्क्रिमिनेंट से भी फॉर्मुलेशन बनता है, बट मेजरली इससे बन जाता है फैक्टराइजेशन से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता है कि कोएफिशिएंट से निकालना वो निकल जाता है, बट मेजरली इससे बनता है। हाँ, एक चीज को दिमाग में रखना, अगर स्पेसिफाई नहीं है वहां पे कि फाइंड द जीरोस मेथड नहीं बता रखा है, जस्ट फाइंड व्हिच इज इजीएस्ट फॉर्मूले से अगर निकल जाए। अगर आपको डायरेक्ट कोएफिशिएंट दिख रहे हैं तो जस्ट फाइंड आउट द कोएफिशिएंट और उससे फॉर्मूला रख के सीधे जीरोस निकालो। अदर देन दैट यू जस्ट यूज द सिंपलेस्ट मेथड जो आपको ज्यादा क्लियर हो। अगर नहीं पूछा जाता, बट तो मैं तो यही कहूंगा कि दोनों मेथड को एकदम अप टू 100% क्लियरिटी के साथ रखो। तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको मेजरली मिलेंगे इस चैप्टर में, और इससे बाहर ये हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन बनाने। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैंने सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम के पर डिटेल्स हो वो वर्ड में से वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अलग अलग फील्ड्स पे, उस बेसिस पे, है ना। तुम्हारा उससे बन सकता है ये मेजरली तुम्हारा बनता है वो बनता है वर्ड में से पाइथागोरस को, पाइथागोरस राइट। पाइथागोरस थ्योरम से भी आपके कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे तो उनको भी आप क्लियरिटी पे रखेंगे, ठीक है। Done. This is all for today's class quadratic equation. Again, I will say, please give me suggestion. What can I improve in my videos? मैं क्या सुधार ला सकता हूँ अपने वीडियोस में, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दिया करो ताकि मेरे को चीजें पता चल जाए कि हाँ what I am doing is doing correct or not। ये कोई सजेशन हो सकता है, you will give me, right? If you right जो मुझे जानते हैं they also can give me advice, right? वो तो मुझे दे ही दें भैया, जो मुझे नहीं जानता है दिया वो पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं, वो भी दे दो भाई। जो जान रहा है वो पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है, जो नहीं जान रहा है पता नहीं क्यों परेशान, दे दो ना। मैं सजेशन मांग रहा हूँ, जस्ट आस्किंग, राइट? इफ समबडी इज आस्किंग जस्ट गिव दैट, ओके। मुझे दे दो कि मेरे को पता चल जाएगा हाउ कैन आई इंप्रूव, नॉट सो मच कि मतलब सर लाइटनिंग लगा दो, सर स्मार्ट बोर्ड लगवा दो, सर स्टूडियो बनवा दो, दैट इज नॉट व्हाट आई कैन डू नाउ। बट अंदर कॉन्सेप्ट्स में आवाज में वीडियो क्वालिटी में क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, दैट इज चैप्टर कौन सा समझना है, किसकी सबसे ज्यादा नीड है, वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बहुत डरते हैं लोग। अभी ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन मैं पढ़ा हुआ ना लिटरली ट्रिग्नोमेट्री, उसको पढ़ने के बाद यू विल गेट नोन व्हाट वी से कंफ्यूजन इन ट्रिग्नोमेट्री। कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, यू विल नॉट इवन अ सिंगल थिंग यू विल मिस आउट फ्रॉम दैट थिंग। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और पता चला जाऊंगा, बस उसी तरीके से तुमको भी पढ़ना है, तो बेसिक से स्टार्ट करके आपको टाइम रखना। बाकी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर पेयर का हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट। सो जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। डेली के 20 क्वेश्चन तो लगा ही है, राइट। मेरा जो हम लोग का स्टार्टिंग का मेथड होता था वो यही होता कि कॉन्सेप्ट क्लियर करा, एग्जांपल्स लगाए एंड एग्जांपल्स के बाद डेली 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम होते थे कि वी हैव टू सॉल्व। 20 क्वेश्चन के बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, राइट। जितने स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं दे नो व्हाट आई ऑलवेज से टू देम, जस्ट यू हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस एवरी डे इन मैथ्स। कुछ नहीं करना, 20 तो कर लो, कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं, 20 तो कर ही लो, यू विल स्कोर नाइस, यू विल स्कोर गेट योर स्कोर गेट बेटर,
देन बिफोर, राइट? आपका अच्छा स्कोर आने लगेगा। 20 क्वेश्चन तो करिए। मेरा भी वही प्रैक्टिस था, 20 ही क्वेश्चन करता था। आई एम आल्सो अ बॉय, आई आल्सो लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई आल्सो वॉच क्रिकेट, राइट? सब चीजें कर रहा हूँ मैं भी। तो उसके साथ साथ स्टडी को कैसे बैलेंस किया जाए, राइट? वी आर द बॉयज, वी डोंट बैलेंस अवर गेम्स, वी बैलेंस स्टडी विद अवर गेम्स, राइट? हम लोग को स्टडी इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज प्राइमरी इज अवर गेम, राइट? दोज आर क्रिकेट लवर्स और व्हाटएवर गेम दे आर प्लेइंग, वो उनका ये रहता है कि क्रिकेट या फिर स्टडी। तो बैलेंस करो, 20 क्वेश्चन तो करिए, बस इतना करो। 20 क्वेश्चन अगर इसमें से तुमने ऐसे 4 क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन जब से पहले तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पता है उसमें 5 क्वेश्चन इसमें से कितना इजी है। ये 5 क्वेश्चन मेथड वाले निकाल लो, दो इसके एक कंबाइन कर लो दोनों से, और फिर फाइंडिंग द नेचर ऑफ द जीरो निकाल लो, और फिर सिंपल हमारा पाइथागोरस और प्रॉब्लम के 5 करो। अब देखो यार 5 क्वेश्चन से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टाइप कवर हो रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक प्लानिंग है मेरा कि बेसिक तरीके से चीजों को पढ़ो। डोंट गो सो हाइपर, डोंट गो सो व्हाट वी से 100% एक्टिव, जस्ट एनहांस योर थिंग्स। अपनी चीजों को थोड़ा अपडेट करो, थोड़ा चेंज करो, बस। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, राइट?